हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय जैन विजिल आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। आज हमारी जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसमें हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। आइए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? Where will the second edition of World Food India 2023 be organized? विकल्प ए है नई दिल्ली, विकल्प बी है कोलकाता, विकल्प सी है मुंबई और विकल्प डी है हैदराबाद। तो आपका इसका जो आंसर सही है वो ए आंसर सही है, यानी नई दिल्ली। अब आइए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, The second edition of World Food India 2023 will be organized from, याद रखिएगा कब से कब तक हुआ है, 3 से 5 मार्च 3 से 5 नवंबर 2023 को हुआ। और कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ है। ओके, द इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, यानी इस आयोजन का जो किया गया है वो हमारी खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग मंत्रालय है उसने इस वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन किया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कब से कब तक किया गया और कौन सा मंत्रालय ने इसको ऑर्गेनाइज किया। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, 76वीं संतोष राष्ट्रीय ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता टीम है, यानी आपको संतोष ट्रॉफी की जो विनर टीम है उसका नाम बताना है। विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है गोवा, विकल्प बी है कर्नाटक, विकल्प सी है मेघालय और विकल्प डी है सर्विसेज। आपने अगर इसके बारे में पढ़ा होगा तो इसका जो सही विकल्प है वो है कर्नाटक, यानी सी विकल्प से। सी विकल्प जो है कर्नाटक सही है। और आपको ये भी याद रखना है, कर्नाटक ने मेघालय को हराकर यह ट्रॉफी जीती है। संतोष ट्रॉफी जो है आप जानते हैं, इसे ही राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में और क्या डिटेल्स है और क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संतोष ट्रॉफी जो है वो कर्नाटक ने 54 ईयर्स के बाद जीता है। कितने ईयर्स के बाद? 54 ईयर्स के बाद जीता है, ये आपको याद रखिएगा। ओके, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है यहाँ पे कि कर्नाटक ने मेघालय को फाइनल मैच में कब कितने से हराया? 3-2 से हराया। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि ये जो मैच खेला गया था फाइनल, ये हमारे देश में नहीं खेला गया, ये किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम रियाद में खेला गया। और ये कहाँ पे आता है? सऊदी अरेबिया में आता है और ये सऊदी अरेबिया की राजधानी है। इसमें प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप्स जो दी गई है वो किसे दी गई है? वो दी गई है रोबिन यादव को। तो ये आपको सारे पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल विजिल आईएएस इंदौर और हमारा जो एप्लीकेशन है विजिल आईएएस, उस पर आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहां पर ये सारी जो पीडीएफ अभी हमने डिस्कस किया है वो आपको एज इट इज वहां पर आपको अवेलेबल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति जिनपिंग ने चीन का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? ओके, तो अभी नए चीन के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए वो कौन है और इनके पहले कौन से प्राइम मिनिस्टर थे। तो विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है ली सी, विकल्प बी है हु चुन हुआ, विकल्प सी है ली क्यांग और विकल्प डी है काइकी, है ना। तो इनके नाम थोड़े से प्रोनाउंसिएशन में हम लोगों को दिक्कत होती है और तो आपको इन तीनों में, चारों नामों में से एक नाम को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो विकल्प सी आपका सही है, यानी ली क्यांग अभी चुने गए। और आप जानते हैं प्रेसिडेंट के बाद चीन में ये सबसे बड़ा पद होता है। चलिए अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ली क्यांग द फॉर्मर कम्युनिस्ट पार्टी चीफ ऑफ संघाई,
तो ये संघाई कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व जो है चीफ रहे हैं और 11 मार्च को इन्हें जो है प्रेसिडेंट ने नियुक्त किया है। किस पद पर? प्राइम मिनिस्टर के पद पर। ली क्यांग सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो आपको ये जो 4 विकल्प वहां पे दिए गए थे उसका जो एक्सप्लेनेशन है, तो ली क्यांग जो है वो सचिव भी रहे हैं इसके, और जो हु चुआन हुआ है ये वाइस प्रीमियर है ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी ये उप प्रधानमंत्री हैं। और काई की जो है वो सेक्रेटरी हैं किसके? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। तो ये चारों जो विकल्प हैं उनको याद कर लीजिएगा। तो चीन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? ली क्यांग। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था ली केqiang, है ना? बहुत थोड़ा सा फर्क है तो आपको याद। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो है हाल ही में किस एक को नेपाल का तीसरा राष्ट्रपति चुना गया है? तो आपको विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है रामचंद्र पौडेल, विकल्प बी है विद्या देवी भंडारी, विकल्प सी है पुष्प कमल दहल प्रचंड और विकल्प डी है सुभाष चंद्र नेम्बवांग। बताइएगा किसको चुना गया है नेपाल का राष्ट्रपति? तो इसका विकल्प सही है रामचंद्र पौडेल। आप जानते हैं विद्या देवी भंडारी का अभी कार्यकाल पूरा हुआ है, यानी ये दूसरी राष्ट्रपति थी। पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है अभी वर्तमान में वो वहां के प्रधानमंत्री हैं, और सुभाष चंद्र नेम्बांग जो थे वो रामचंद्र पौडेल के प्रतिद्वंदी थे, कंटेस्टेंट थे। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो आंसर सही हुआ है वो ए विकल्प सही है ना। और देखिएगा इसमें और क्या एक्सप्लेनेशन है। Ramchandra Paudel is a Nepalese politician who is serving as third president of Nepal since March 2023। तो एक तो याद रखना है आपको। दूसरा, फॉर्मर सीनियर लीडर ऑफ द नेपाली कांग्रेस, ये नेपाली कांग्रेस से संबंध रखते हैं। और पौडेल जो है उनका जो चुनाव किया गया है वो 9 मार्च 2023 को किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां। फोन पे और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो डिजिटल पेमेंट है 2026 तक हो जाएगा। अब आपके सामने विकल्प ए है $8 ट्रिलियन, विकल्प बी है $7 ट्रिलियन, विकल्प सी है $9 ट्रिलियन और विकल्प डी है $10 ट्रिलियन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका डी। तो डी आंसर आपका सही, ये आपको याद रखिएगा। अब इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय फोनपे एंड बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, India's digital payments market will more than triple from $3 trillion to $10 trillion by 2026। यानी जो हमारे यहाँ पर डिजिटल पेमेंट मार्केट है वो बढ़कर 2026 तक कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा $10 ट्रिलियन। In 2015, the Indian government launched its Digital India program। 2015 में हमारी सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया था। ओके, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? टू अचीव अ फेसलेस, पेपरलेस एंड कैशलेस स्टेटस फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एट द ग्रासरूट लेवल। यानी जमीनी स्तर पर ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है? कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बनाना है। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे फायदे हैं और हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी बन रही है धीरे धीरे, उसमें आप जानते हैं कि काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है और जो हमारा ट्रांजैक्शंस है वो बहुत फास्ट हो जाता है। जितना ट्रांजैक्शंस फास्ट होता है उतना हमारा इकोनॉमी भी फास्ट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। छठा प्रश्न है, G20 के तहत साई 20 की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई? अंडर द G20 द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द रॉयल नहीं बोलेंगे, इसको साई पढ़ा जाएगा। साई 2020 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? तो आपको यहाँ पे बताना है, सही उत्तर आपको करना है। ओके, तो सही उत्तर आप बताइएगा इसका क्या है। विकल्प ए है ग्वालियर, विकल्प बी है गुवाहाटी, विकल्प सी है शिलोंग और विकल्प डी आपका है लखनऊ। फटाफट आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है गुवाहाटी। देखिए एक्सप्लेनेशन, आंसर विल बी बी गुवाहाटी।
As part of G20 summit, the first Supreme Audit Institution, साई का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर आपको याद रखना है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, याद हो जाएगा आपको, तो याद रखिए। ओके, और ये जो बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है, गुवाहाटी में। कब से कब तक हुई है, ये हुई है आपकी 13 मार्च से शुरू हुआ था और ये चला 15 मार्च 2023 तक। थीम क्या था, थीम भी याद रखना है आपको, थीम है ब्लू इकोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों याद रखिएगा, ये हमारी थीम थी। एम क्या है, टू ब्रिंग टुगेदर एन इकोसिस्टम वेयरइन साइज आर एक्टिव पार्टनर्स इन गवर्नेंस promoting transparency and accountability. Sai 20 meeting was chaired by the CAG of India. कौन है बताइए, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आपको ये सब याद रखना है, यानी जो साई है उसका उद्देश्य है कि जो हमारा शासन प्रशासन है उसमें पारदर्शिता लाना, उसमें जवाबदेही लाना, ताकि जो G20 देश हैं उनमें अधिक से अधिक इस प्रकार के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें विश्वास बहाल हो सके। ये हुआ हमारा छठा प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिए क्या है, सातवां प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया। तो इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश दिव्य कला मेला इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट टाइम, ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। विकल्प ए है ग्वालियर, विकल्प बी है भोपाल, विकल्प सी है जबलपुर और विकल्प डी आपके सामने है इंदौर। ये चारों विकल्पों में से एक सही विकल्प आपको चुनना है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये दिव्य मेला पहली बार आयोजित किया जा रहा है कहाँ पे, भोपाल में। इसके पहले दिव्य मेले का आयोजन किया गया था मुंबई में, ये भी आप लोग याद रखिए। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, उत्तर बी सही है, पहले तो ये कंफर्म कर लें आप। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस with disabilities दिव्यांगजन इज ऑर्गेनाइजिंग। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग है उसके द्वारा ये आयोजन किया गया और दिव्य कला मेला ये कहाँ आयोजित किया गया, भोपाल हाट में। कब से कब तक आयोजित किया गया, तो 12 मार्च से 21 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो दिव्यांग जनों के द्वारा जो एंटरप्रेन्योरशिप है या उनके जो शिल्प प्रोडक्ट हैं उनको ऑल ओवर द इंडिया क्या करना, एक प्रकार से उनको प्रमोट करना है। ओके, तो जितने भी हमारे दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स हैं यानी जो शिल्पी हैं या जो इस प्रकार की बिजनेस में या कोई प्रोडक्शन में लगे हुए हैं उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, ये हुआ हमारा नेक्स्ट प्रश्न। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है 8वां, हु विल होस्ट मालाबार एक्सरसाइज 2023। मालाबार युद्धाभ्यास 2023 की मेजबानी कौन करेगा। विकल्प ए है इंडिया, विकल्प बी है जापान, विकल्प सी है ऑस्ट्रेलिया और विकल्प डी है यूएस। तो फटाफट बताना है आपको, 2023 का जो मालाबार युद्धाभ्यास है वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो याद कर लीजिएगा, इसका सी विकल्प सही है। ओके, आप जानते हैं ये चारों कंट्री जो है वो मालाबार एक्सरसाइज में शामिल होती है। ठीक है, अब हम आते हैं, अभी आपको मालूम होगा कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आए थे और उस यात्रा के दौरान ही उन्होंने इस एक्सरसाइज के लिए हामी भरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है हमारा। हाल ही में कौन 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने। आपको पता होगा अभी 3 नॉर्थ ईस्ट राज्यों में चुनाव हुए हैं हाल ही में, जिसमें एक है त्रिपुरा, एक नागालैंड और एक था मेघालय। तो आपको इन सभी के बारे में आना चाहिए। विकल्प ए है नेफ्यू रियो, विकल्प बी है जी कायतो, विकल्प सी है जैकोब जिमोबी और विकल्प डी है केजी केनिया। तो यहाँ पर हम बता दें आपको, इसका विकल्प सही जो है वो विकल्प ए सही है, नेफ्यू रियो। कौन है, नेफ्यू रियो, ये आपको याद रखना है। आप इसका डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा। नागालैंड में जो नेफ्यू रियो हैं उनकी पार्टी का नाम है एनडीपीपी। और आपको मालूम होगा कि जो एनडीपीपी है
उसने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इसमें नागालैंड में कुल 60 सीटें हैं, जिसमें इन दोनों को ये जो कोलिशन हुआ था उसमें इनको 37 सीट प्राप्त हुई। यहाँ पर दो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, सॉरी डेप्टी सीएम। एक का नाम है तागी तुइरांगपाऊ जेलियांग और दूसरे का नाम है यांगथुंगो पैटर्न। तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। बाकी पार्टियों ने भी क्या हुआ कि इस सरकार को समर्थन दे दिया। तो इसका मतलब सरल भाषा में यह है कि नागालैंड में अब अपोजिशन पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये बड़ी एक विचित्र बात है। फिर आता है हमारा अंतिम प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस पुस्तक का विमोचन किया? Which book was released by Vice President जगदीप धनखड़? विकल्प एक है, ए है, मुंडका उपनिषद विकल्प बी है, ब्रह्म भाष्य विकल्प सी है, सूत्र गणिका और विकल्प डी है आर्यभट्ट। तो इसका सही विकल्प है ए, मुंडका उपनिषद। तो आप याद रखिएगा, इस पुस्तक का विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति जी ने हाल ही में किया है। आइए अब इसका हम डिटेल्स देखिए। डिटेल्स है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को इस पुस्तक का विमोचन किया। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। इस किताब का पूरा नाम है मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टैलिटी। ये इस पुस्तक का पूरा नाम है और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर कर्ण सिंह हैं, जो कि पूर्व सांसद रहे। आपको मालूम होगा ये जम्मू कश्मीर ये जो राजशाही परिवार है उससे आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो डिस्कशन था वो हमने उसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपसे चर्चा की। और जाते जाते मैं आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि विजिल IAS का एक मेगा टेस्ट सीरीज 150 टेस्ट पेपर्स यानी 15,000 क्वेश्चंस जिसमें हैं, और आप क्वेश्चंस का नेचर देख ही रहे हैं। मैं रोज आपके साथ इस प्रकार के प्रश्नों का डिस्कशन करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है और आने वाली एग्जाम में उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो तो आप लोग ही बता पाएंगे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो, वो हमारे टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आप जो है इस प्रकार का टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जिसमें नए प्रश्न हों, ऐसे प्रश्न हों जो आपके पढ़ने में नहीं आए हैं। भले ही आपका स्कोर कम रहे, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को जानने से आपका 21 मई को जो एग्जाम हो रहा है उसमें आपका जो स्कोर होगा वो 80+ हो जाएगा। बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो पेपर है उसका स्टैंडर्ड किस तरह का रहता है, 2020 की तरह रहता है या 2021 की तरह रहता है। लेकिन एक अच्छा कॉम्पिटिटर वही होता है जो हर परिस्थिति को फेस करने के लिए तैयार हो। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन और ऑफलाइन इतना बड़ा टेस्ट सीरीज किसी के भी पास नहीं है। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ऑनलाइन पोर्टल पर हमारे अभी तक 55 टेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने 55 टेस्ट पेपर का अभ्यास कर लिया है। बहुत सारे अभ्यर्थी आप जानते हैं कि अभी पटवारी का जो एग्ज़ाम है या जेल प्रहरी की जो एग्ज़ाम आने वाली है, यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें काफ़ी व्यस्त हैं, तो उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम अभ्यर्थी हैं, जो मुख्य रूप से सिर्फ MPPSC को टारगेट करके चलते हैं, उनको और जो पटवारी परीक्षा में लगे हुए उन सभी अभ्यर्थियों से हम अनुरोध करते हैं कि वो इस टेस्ट सीरीज को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।